अस्सलाम वालेकुम जी। आई एम डॉक्टर नबीला फैसल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि मेरी जितनी भी वीडियोस होती हैं वो कोई प्लान्ड वीडियोस नहीं होती। वो कॉमन डिजीज़ होती हैं जो कि आजकल हमारे पास जिस चीज़ के पेशेंट्स ज़्यादा आ रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आज अगर मैंने 20 मरीज़ चेक किए हैं तो उसमें से 10 मरीज़ जो थे वो मैदे की प्रॉब्लम से आए थे, लाइक डाइजेस्टिव प्रॉब्लम से, कि हमें खाना हज़म नहीं होता, हमारे स्टमक में पेन रहती है, हमें जो है वो अजीब अजीब से जो है वो पेट में दर्द होती है, हमारे अजीब अजीब सी हमें फीलिंग्स आती हैं और हमें गैसियस प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है। तो इस किस्म के कुछ मसाइल होते हैं जिसको कि मैं अपनी वीडियोस में डिस्क्राइब करती हूँ और बहुत ही आसान अल्फाज में कि लोगों को कुछ समझाने की कोशिश करती हूँ कि आपकी जो ये बीमारी है वो बेसिकली एक बीमारी नहीं है, किसी चीज़ के रिएक्शन का नतीजा है या आपकी इम्बैलेंस डाइट की वजह से है। सो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो ये है डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, यानी कि हमारे स्टमक में खाना हज़म नहीं हो रहा, हमें खाना हज़म नहीं हो रहा, हमें ब्लॉटिंग हो रही है, पेट में गैस हो रही है, हमें कब्ज़ रह रही है। और जी खाने और कोई भी हाजमे वाली दवाई लिए बगैर तो हमें खाना हज़म होता ही नहीं है। एक छोटा सा रेफरेंस देना चाहूँगी। हमारे पास जो पेशेंट आते हैं उनकी एक हिस्ट्री होती है, 10 से 12 साल तक हो चुके होते हैं उनको मैदे के लिए दवाई ले रहे होते हैं। बेसिकली देखा जाए तो आप लोगों को पता है कि जितनी भी मेडिसिन्स होती हैं, एलोपैथिक हो जाएं या जो भी हमारी ज़्यादातर एलोपैथी मेडिसिन जो है वो उसकी एक मखसूस मुद्दत होती है और उसका एक मखसूस ड्यूरेशन होता है कि वो आपको यहाँ तक खानी चाहिए और विद प्रिवेंशन। अगर उसके बाद भी आप ठीक नहीं हो रहे तो आप अपना कोई डाइट प्लान बदलें, जिन चीज़ों से वो वजह बन रही है उस वजह को बदलें। आजकल बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम जो हमारी चल रही है, खाने पीने का ना हज़म होना और स्टमक में पेन होना, ब्लोटिंग होना, फुल रहना, उसमें मरीज़ एक चीज़ यूज़ करते हैं, एक मेडिसिन जो बहुत फ्रीक्वेंट यूज़ करते हैं वो है एक सॉल्ट ओमेप्राज़ोल। ठीक है, जो कि अब बहुत ज़्यादा एडवांस जनरेशन में भी आ चुके हैं। एसोमेप्राज़ोल भी आ चुका है, डेंसोलेंजापेराज़ोल भी आ चुका है। बहुत सारी मेडिसिन जो हैं इस तरह की आ चुकी हैं कि जो हमारी इंटेस्टाइन की मोटेलिटी को बढ़ा रही हैं और जो हमारे स्टमक में जो है वो बाइल को प्रोड्यूस कर रही हैं, हमारे स्टमक में जो एसिड है उनको कम कर रही हैं। लेकिन कहने को हमारे लिए जो है वो हमारी प्रॉब्लम का हल है, लेकिन वो एक मखसूस मुद्दत के लिए हमें हमारी प्रॉब्लम का हल है। हमारी प्रॉब्लम का जो मुस्तकिल हल है वो है परहेज़ और अपने खाने पीने में चेंजेस, अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस। ठीक है, ओमेप्राज़ोल कैप्सूल जो है वो लोग अक्सर इस्तेमाल कर रहे हैं, डॉक्टर्स भी दे रहे हैं, लेकिन डॉक्टर्स बताते हैं कि ये 6 वीक्स का कोर्स है, इसको आप 6 हफ्ते तक खा सकते हैं। 6 हफ्ते के बाद आपने इसको बंद करना है। आप इसको सारी ज़िंदगी नहीं खा सकते। अगर आप इसको सारी ज़िंदगी खाएंगे तो ये इसके मुख्तलिफ साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं, आप इसके यूज़ टू हो जाते हैं। जिस तरह लोग कहते हैं जी दवाई का एक भाड़ा बन गया है, दवाई खाओ तो खाना हज़म हो जाता है वरना नहीं हो जाता। तो सबसे पहले अगर आपको डाइजेशन का इशू आ रहा है तो आप सबसे पहले देखें कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपके मैदे को ख़राब कर रही है। क्या आप ज़रूरत से ज़्यादा पेन किलर तो नहीं इस्तेमाल कर रहे कि अरसा दराज से आप पैनाडोल, डिक्लोरान या कोई ऐसी गोली इस्तेमाल कर रहे हैं जो आपकी मैदे की ऊपर वाली जगह को, आपकी मैदे की ऊपर वाली सतह को रफ़ कर रहा है। यानी कि मैदे के ऊपर एक लेयर होती है, म्यूकोज़ा लेयर, जो कि ख़राब हो जाती है और जिसके बाद हमें मैदे की प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। क्या आप बिला ज़रूरत कोई दवाई तो नहीं इस्तेमाल कर रहे? क्या आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चाय का इस्तेमाल तो ज़्यादा नहीं है? बेसिकली जो आजकल हम लोग एनालाइज़ कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि हर बंदा दिन में 2 से 3 दफ़ा चाय पी रहा है जिसमें कैफ़ीन है, जो कि एसिटिक लेयर बना देती है और लोग खाने के फ़ौरन बाद चाय पीते हैं। ठीक है? जिसकी वजह से खाना हज़म नहीं होता, हमारा जो मेटाबॉलिज़्म है वो बहुत ज़्यादा सुस्त हो जाता है। आज जो अपनी वीडियो में मैं सिर्फ़ एक ही चीज़ बताना चाहूँगी कि चाय का इस्तेमाल कम कीजिए और कोशिश कीजिए दवाई कम खाइए। अगर आपको डाइजेशन का प्रॉब्लम है तो कोशिश कीजिए कि खाना कम करके दोपहर में सलाद का इस्तेमाल कीजिए, सेब का इस्तेमाल कीजिए। एक सेब ज़रूर खाइए छिलके समेत, जो कि आपके इंटेस्टाइनल मोटेलिटी को बढ़ाए क्योंकि उसमें फाइबर होता है, छिलका उतार के नहीं। वॉक ज़रूर कीजिए, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए, ज़्यादा नमक मिर्च मसाले वाली चीज़ें मत खाइए। ये कुछ टिप्स हैं जो आपको मुकम्मल तौर पे मैदे की बीमारी से रिहाई दिला सकती हैं और आपकी दवाई छूट सकती है। आप जो भी खा पी रहे हैं
आपका स्टमक जिस भी चीज़ को डाइजेस्ट कर रहा है उसका आपकी पूरी बॉडी पर असर पड़ता है। अगर वो चीज़ हेल्दी है, मीन के ज़्यादा फाइबर इनटेक है, वो एक अच्छी चीज़ है, हेल्दी चीज़ है, सोर्स ऑफ प्लांट है, तो आपकी पूरी बॉडी जो है उसका जो रेगुलेशन फंक्शन है वो बहुत अच्छा हो जाता है। और बजाय इसके कि आप अपने स्टमक को बार बार सफ़र करा रहे हैं, दिन में 2 से 3-3 दफ़ा चाय पीकर, बार बार पेन किलर खाकर, गुजारिश है कि आपका फिजिशियन आपको जो प्रिस्क्रिप्शन लिख के देता है और जितने दिन की लिख के देता है, ठीक है, और उसके ऊपर जो जो मेंशन होता है आप उसको फॉलो कीजिए और उसके बाद वो मेडिसिन छोड़ दीजिए जब तक कि आपका डॉक्टर दोबारा खाने का ना कहे। हर चीज़ का एक हल होता है। और जब पुराने ज़माने में एलोपैथिक मेडिसिन नहीं होती थी, डॉक्टर्स नहीं होती थी, तो लोग पहले जो थे घरेलू चीज़ें या हर्बल चीज़ों से इलाज करने की कोशिश करते थे। बीइंग अ डॉक्टर मैं ये नहीं कहती कि मेडिसिन से आपको अफाका नहीं होता। मेडिसिन का एक कोर्स होता है जिसके ख़त्म होने के बाद आपको उसको छोड़ देना चाहिए, बजाय कि आप उसको लॉन्ग टर्म खाते रहें और उसकी रेजिस्टेंस पैदा हो जाए और दोबारा हम उसको आपको जब वो दवाई शुरू करवाएँ तो उसका आप पर असर ना हो। तो घर में जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है वो घर के घरेलू टोटकों से भी ठीक रह सकता है। यानी कि अगर आप बहुत ज़्यादा ओबीज़ हैं तो कोशिश करें अपना वज़न कम करें। दिन में 8 से 12 ग्लास पानी का इस्तेमाल करें ताकि आपके स्टमक में किसी किस्म का भी स्लग पैदा ना हो, किसी भी किस्म की तेज़ाबियत पैदा ना हो। कोशिश करें कि आपकी ग़िज़ा में हर चीज़ हो। अगर आप फाइबर्स ले रहे हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स भी लें, कार्बोहाइड्रेट्स भी ले रहे हैं तो आप प्रोटीन भी लें, ठीक है? लेकिन एक पोर्शन के साथ। ये नहीं कि आपने सुबह 2 रोटियाँ खा ली, दोपहर 2 रोटियाँ खा ली, शाम को 2 रोटियाँ खा ली और काम आपका कोई भी नहीं है, सारा दिन आपने घर पे रहना है, कोई आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं है, तो आप जो है, आपका स्टमक ख़राब हो सकता है घर के खाने से भी। सो अपने पोर्शन को कंट्रोल कीजिए और अपनी भूख रख के खाइए। कुरान पाक में भी है कि आपको जितनी भूख लगी हो ना, उसका 3 हिस्सा आप खाना खाएँ, 1 हिस्सा छोड़ दें, ठीक है? ताकि आपका जो स्टमक है वो अच्छी तरह से रेगुलेट कर सके और आप इन प्रॉब्लम से बच सकें। सो पहली जो बात मैंने आपको बताई कि आज से आप लोग थोड़ा-सा कोशिश करें कि ये जो आपकी दूध पत्ती है और आपकी जो चाय है इसको आप कम करें। इसकी जगह अगर आप लेना चाहते हैं तो नाश्ते में 1 ग्लास फ्रेश जूस या दूध आप ले सकते हैं। ठीक है, कुछ लोगों की कंप्लेन है जी दूध हज़म नहीं होता। दूध में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हज़म ना हो, सिर्फ़ आपका लेने का तरीका गलत है। आप रात को सोते हुए दूध लेते हैं, कोशिश करें कि नाश्ते में 1 ग्लास दूध लें, एग बॉयल लें, दूध लें। जो स्टमक के पेशेंट हैं, कोशिश करें कि वो ऐसी ग़िज़ा खाएँ, जिस तरह से कोई अगर सालन खा रहे हैं तो शोरबे वाला खाएँ, थोड़ा-थोड़ा करके खाएँ, चबा के खाएँ, खाने से पहले पानी पिएँ, खाने के बाद पानी ना पिएँ। उसके अलावा स्टमक के पेशेंट के लिए स्पेशली मैं ये बात बता रही हूँ कि आपके खाने में सलाद ज़रूर होना चाहिए। दोपहर का खाना 1 रोटी खाएँ और साथ सलाद ज़रूर खाएँ। सलाद क्या करता है? आपकी डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, जल्दी खाने को हज़म कराता है। इसके अलावा जो आपकी इंटेस्टाइनल मोटिलिटी है उसको बढ़ाता है। यानी कि जल्दी खाना हज़म होगा, जल्दी एनर्जी अब्ज़ॉर्ब होगी और जो वेस्टेज है वो जल्दी बनेगी और आपको सुबह-शाम भी पखाना आ सकता है और आपको जो है वो कब्ज़ नहीं होगी। कब्ज़ नहीं होगी तो आपको ब्लोटिंग नहीं होगी, गैस नहीं होगी, ठीक है? तो इस तरह से आप कोशिश करें कि बजाय के दवाइयों के इस्तेमाल के, इन केस कि बहुत ज़्यादा आपके समझ में बात नहीं आ रही है, आप ये सारे घरेलू टोटके कर चुके हैं, आप चाय भी नहीं पीते, आप पेन किलर्स भी नहीं ले रहे, उसके बावजूद आपको कोई प्रॉब्लम है, तो आप ज़रूर अपने फ़िज़िशियन से राब्ता करें और राब्ता करने के बाद फ़िज़िशियन जो आपको राइट डोज़ बताता है फॉर द टाइम बीइंग और जितने टाइम के लिए बताता है, उतने टाइम तक ही उसको इस्तेमाल करें। बज़ाते खुद उसको इस्तेमाल करने से गुरेज़ करें कि आपके पास फ़िज़िशियन की इतनी एक लॉन्ग टर्म फ़ाइल पड़ी हुई है और आप उसमें से एक पर्ची निकालते हैं और अपने बच्चों को कहते हैं, "जाएँ जी, हमें ये दवाई ला दें, अब हमने ये खानी है, अब हमें वो मसला आ रहा है।" तो काइंडली अपने फ़िज़िशियन से एक दफ़ा राब्ता ज़रूर करें। उम्मीद है कि मेरी वीडियो से आपको कुछ ना कुछ नॉलेज तो मिला होगा कि हमारा स्टमक अपसेट क्यों होता है। हमारा स्टमक अपसेट होता है ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ाबियत वाली चीज़ें खाने से, ज़्यादा चाय पीने से, पानी का इस्तेमाल कम करने से, ज़रूरत से ज़्यादा दवाइयाँ खाने से, बिला ज़रूरत दवाइयाँ खाने से, वॉक ना करने से, खाने के बाद लेट जाना, खाने के बाद जो है कोई ऐसी एक्टिविटी ना करना जिससे खाना हज़म हो। खाने के बाद अमूमन 40 कदम चलना चाहिए और इतना ज़रूर चलना चाहिए कि हमारा खाना जो है वो हज़म हो जाए। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डॉक्टर नबीला फैसल एंड मोटिवेशन।